सभी को नमस्ते। राम राम। कैसे हैं बेटा आप लोग? देखिए, एक टॉपिक आप लोगों के सामान्य परिचय में लगता है, आप लोगों के सामान्य परिचय में प्रमुख आपके प्रतीक चिन्ह आते हैं। वैसे आप लोगों के जैसे रीट जैसे एग्जाम दे रहे हैं, वहां तो आप लोगों के स्पेशल राजस्थान सामान्य ज्ञान में उन्होंने प्रतीक चिन्ह ऐड किए हैं। वैसे हम लोग टच में हैं, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से हम लोग याद करेंगे। तो नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आज थोड़ी लाइव क्लास का टाइमिंग थोड़ी आउट है, सुबह नहीं मिल पाया मेरे को टाइम, इसलिए मैंने स्ट्रीम भी नहीं लगाई थी, है ना? तो आप लोग स्ट्रीम भी नहीं लगाई थी, आपको क्लास शो भी नहीं हुई होगी, लेकिन क्लास आप लोगों की होगी। देखिए, एक तो बेटा बात करें हम लोग यहाँ पे राज्य वृक्ष, हेडिंग डाल दीजिए राजस्थान के राज्य वृक्ष। आवाज वगैरह सब ओके? किसी प्रकार की दिक्कत हो मुझे बता दीजिए आप लोग। सबसे पहले बात करें, दो बातें आपको मालूम होना चाहिए, एक तो हमारा राज्य वृक्ष और एक हमारा राज्य पुष्प। दोनों चल नहीं सकते। जबकि राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा चल सकता है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण चल सकता है। तो एक तो ग्रुप बन गया हमारा चलने वालों का, और एक ग्रुप बन गया हमारा नहीं चलने वालों का। जो चलने वाले हैं वो पहले हैं, और जो नहीं चलने वाले हैं वो बाद में है। जोड़ा कितने का है? दो दो का है। तो दो दो का है तो अंतर कितने का है? दो का है। जरा देखिए, हमसे बात करेगा कि सर चलने वाले कौन कौन से हैं। हम चलने वाले की बात करेंगे आगे, राज्य पक्षी, कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। चलने वाले की बात करें तो राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु। तो राजस्थान का राज्य पशु अलग है बेटा, और राज्य पक्षी अलग, दोनों चल सकते हैं। जब दोनों चल सकते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों कब है? 1981 में। पहले तो इस कोड को ध्यान रखेंगे आप लोग, दोनों को जोड़ा। जो चल नहीं सकता, इसका मतलब हमारे पास राज्य वृक्ष, और राज्य वृक्ष का नाम क्या है हमारे पास? खेजड़ी, चल नहीं सकता 1983। हमारे पास राज्य पुष्प चल नहीं सकता 1983। जो चल सकता है वो 1981, जो चल नहीं सकता है उन्हें 1983 में ध्यान रखे दर्जा दिया गया। सबसे पहले बात करें हम लोग, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। देखिए, ये आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये राज्य वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये खेजड़ी का है, ये खेजड़ी है। और खेजड़ी को जो राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया वो अक्टूबर का महीना था। कितना अक्टूबर का बेटा? अक्टूबर का महीना था। और अक्टूबर कितना था हमारे पास? हम लोग कह देंगे सर 31 अक्टूबर का समय था। 31 अक्टूबर, कितना अक्टूबर बेटा? 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2000, आप सॉरी 1900, कौन सा आएगा? चल नहीं सकता 83। अगर चल सकता है तो 81। राज्य वृक्ष का हमने क्या दे दिया? दर्जा दे दिया। इसका वैज्ञानिक नाम नहीं होता, वानस्पतिक नाम होता है, ध्यान रखना आप लोग। कौन सा नाम होता है? वानस्पतिक नाम होता है। तो इसका वानस्पतिक नाम आप सब जानते होंगे, इसका वानस्पतिक नाम होता है प्रोसेपिस सिनेरिया, प्रोसेसिपिस सिनेरिया, 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 ये इनका वानस्पतिक नाम होता है। इन्हें रेगिस्तान का गौरव है ये। और रेगिस्तान में सबसे ज्यादा जो हमें वृक्ष देखने को मिलेंगे वो खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा। तो राजस्थान का गौरव है। इसे कल्प वृक्ष कहा गया है, शमी, सीमलो, जाटी और सुनहरी वृक्ष भी कहा गया है। राज्य में सबसे पुराना अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पुराना हमारा खेजड़ी का वृक्ष है। नमस्ते बेटा। सबसे हमारे पास में पुराना खेजड़ी का वृक्ष है, सबसे पुराना, तो वो है मांगलियावास में। और मांगलियावास कहां है बेटा? अजमेर, सबसे पुराना। वहां खेजड़ी के वृक्ष को हमने कल्प वृक्ष कहा है। तो वहां पे लगने वाला जो मेला है, जो कि आपके हरियाली अमावस्या के दिन लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखें आप लोग, हमें कल्प वृक्ष मेला कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान में सबसे पुराना, राजस्थान में सबसे पुराना यदि हमें कहीं वृक्ष दिखाई देता है खेजड़ी का सबसे पुराना वृक्ष, तो सबसे पुराना वृक्ष हमें कहां दिखाई देता है? तो हम लोग कहेंगे सर वो है अजमेर में। अजमेर में एक जगह है, उसका नाम है मांगलियावास। कौन सा वास है बेटा? मांगलियावास। मांगलियावास में हमें सबसे प्राचीन आप लोगों का वृक्ष हमको दिखाई देगा मांगलियावास में। अब मांगलियावास में यहां पे जो मेला लगता है, उस मेले को जो नाम देंगे बेटा, हम नाम देंगे कल्प वृक्ष मेला। क्या नाम देंगे? कल्प वृक्ष मेला। अब कल्प वृक्ष में हरियाली आती है, और हरियाली जो अमावस्या है वहां आप लोगों के मेला लगता है। और हरियाली अमावस्या कब आती है? हरियाली कब होती है हमारे पास में? श्रावण माह। श्रावण माह में बरसात खूब होती है और हमारे हरियाली भी होती है। तो श्रावण माह की अमावस्या है, वहां पे आपके कल्प वृक्ष मेला लगेगा, ध्यान रखें। क्लियर? ये वृक्ष के नीचे हमारे कुछ लोक देवता है,
और लोक देवताओं का स्थान होता है। जिसे आपने देखा होगा तोरण, विवाह के उपरांत के बाद जो तोरण चढ़ाने की जो परंपरा है वो खेजड़ी के वृक्ष पर है। और तो यहां पे तोरण में प्रतीक चिन्ह वो तो मामदेव जी का है, लेकिन यहां पे बात करेंगे दो लोक देवता गोगा जी और जुझार जी, दोनों का जो मंदिर होता है, अब जरूरी नहीं हर जगह मंदिर हो, लेकिन दोनों का विशेषकर मंदिर होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। कभी आपसे पूछा जाए कि कौन से लोक देवता है, कौन से लोक देवता, कौन से लोक देवता है, तो हम कहेंगे सर गोगा जी व जुझार जी। कौन है? गोगा जी व जुझार जी, 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 गोगा जी व जुझार जी एक ऐसे लोक देवता है, दोनों के दोनों, दोनों का जो मंदिर होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। आपको मालूम है कि एक समय था हमारा 28 अगस्त 1730 को, 28 अगस्त 1730 को, और इस समय जोधपुर के जो महाराजा थे उनका नाम क्या था? अभय सिंह। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने, इन्हें ईंधन की आवश्यकता थी, महलों का निर्माण करवा रहे थे, तो ईंधन को चूना था, चूना मतलब पहला तो सीमेंट तो आज चला है हमारे पास में, लाखेरी बूंदी में पहला कारखाना है, तो चूने को, ईंधन को, चूने को बनाने के लिए, चूने को पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता थी। तो महाराजा अभय सिंह ने अपने एक आदमी है, उन्हें कहेंगे गिरधारी दास भंडारी, ये गिरधारी दास भंडारी को भेजा। तो उस समय एक वहां पे कोई जलियावाड़ा नाला था कुछ ऐसा, तो वहां पे गांव का नाम था, वहां पे जाके खेजड़ी के वृक्ष थे, वहां के जाके अंधाधुंध कटाई करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में वहां पे जो हमारी बहन है, विष्णु समाज की बेटी है, हमारी बहन है, उनका नाम है अमृता देवी। अमृता देवी, और मैंने वृक्षों में करवा दिया आपको, अमृता देवी, और इनके पति हैं, उनका नाम रामो विष्णोई। इनके नेतृत्व में यहां 363 स्त्री पुरुषों ने क्या दिया? बलिदान दिया। और हमारे विष्णोई भाइयों के द्वारा जो वृक्ष बलिदान किया गया, उस वृक्ष बलिदान को हम लोग क्या कहते हैं? खड़ाना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? खड़ाना कहते हैं। वो जो वृक्ष बलिदान है, उस वृक्ष बलिदान क्या नाम दिया हमने? खड़ाना नाम दिया। खड़ाना। कभी आपसे पूछे कि विष्णोई भाइयों का जो वृक्ष बलिदान है उसे क्या कहते हैं? खड़ाना कहते हैं। वो जो गांव था जहां पे ये हुआ, वहां पे आज भी आपका मेला लगता है, और ध्यान रखें वो मेला कौन सा? गांव जो था वो गुड़ा विष्णोही गांव था। भाद्रपद शुक्ला दशमी को वहां पे खेजड़ली का मेला लगता है। एक हमारा खेजड़ली दिवस होता है बेटा, और वो दिवस की बात करेंगे। सबसे पहली बार जो मनाया गया वो आज हम लोग 12 सितंबर को मनाते हैं। आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि खेजड़ी का दिवस है, और खेल दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो हम लोग कहेंगे सर देखिए 12 सितंबर में मनाया जाता है प्रतिवर्ष, लेकिन पहली बार कब मनाया गया? 1978 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। 78 में 10 और जोड़ देंगे तो 88 हो जाएगा। और विशेषकर जो हमारा काम होता है वो जून के महीने में होता है, और जून के महीने में 5 जून हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है। तो 5 जून 1988 को खेजड़ी के वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। देखो यहां पे हमारा 1730 है ना, ये अलग है। यहां पे हम लोग बात करेंगे एक बात कि सर यहां पे सबसे पहले हमारा 12 सितंबर को हम खेजड़ी दिवस मनाते हैं। पहली बार जो यहाँ पे खेजड़ी दिवस मनाया गया खेजड़ी, वो 1978 मनाया गया। गुरुदेव इसके 10 साल बाद जो खेजड़ी का वृक्ष है उसे राज्य वृक्ष का, माफी चाहूंगा, उस पर क्या किया? उस पर माफी चाहूंगा, उस पर क्या किया? तो हम लोग कह देंगे गुरुदेव उस पर डाक टिकट जारी किया। कितना? 60 पैसे वाला। आप कहेंगे सर बीच में एक बात और छोड़ गए ना, उसे भी ले लीजिए। तो ले लीजिए, कौन मना कर रहा है? 1978 में खेजड़ली दिवस, 1983 में अक्टूबर का महीना राज्य वृक्ष का दर्जा, 1988 में 5 जून के दिन 60 पैसा का डाक टिकट जारी हुआ। तो कितना सन हो गए बेटा? 3 सन हो गए। पहले हम लोग बात करेंगे सर 1978 से हमने खेजड़ी दिवस मनाना शुरू किया 12 सितंबर को, बात नंबर 1। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो गुरुदेव हम लोग आपसे कहेंगे कि ऐसा है कि 1983 में अक्टूबर का महीना, 83 का मतलब 3 का मतलब 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी के वृक्ष को, खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। फिर आप लोग कहेंगे और आगे बढ़ जाइए ना गुरुदेव, और आगे बढ़ जाइए। मैं कहूंगा यार कितने कितने आगे बढ़ना है? अरे सर 5 आगे बढ़ना है। 1978 में 5 जोड़ दीजिए, 1983 में 5 जोड़ दीजिए, 1988, 5 का मतलब 5 जून 1988 को डाक टिकट जारी किया, और वो डाक टिकट कितने का जारी किया? 60 पैसे का। तो 5 के अंतराल में कितने सन हो गए बेटा? 3 सन हो गए। भाई रेगुलर टाइमिंग आपके 7:30 बजे के, ध्यान रखना आप लोग। समझ गए आप लोग क्या कह रहा हूं मैं? दोबारा सुन लीजिए, 3 दिन के अंतराल में, 3 दिन का मतलब समझ गए आप लोग? 1978, 5 का 1978 में 5 जोड़िए 1983 में 5 जोड़िए 1988। अब तो याद हो गया? कमेंट कर दीजिए एक बार।
1978 में पहली बार खेजड़ी दिवस, 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा, और 1988 में 5 जून को 1988 में 5 जून को सर यहाँ पे डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में यहाँ पे पूजा जो करते हैं खेजड़ी के वृक्ष की, ऐसे कहते हैं कि कौरव और पांडवों में झगड़ा हुआ, पांडवों ने जो अपने हथियार छुपाए थे वो कहाँ छुपाए थे, वो खेजड़ी के वृक्ष पे ही छुपाए थे। तो ध्यान रखें आप लोग, आश्विन शुक्ला दशमी को विजयदशमी हम लोग मनाते हैं। पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष में ही छिपाए गए थे। तो यहां से आगे चले हम लोग, यहां तक तो क्लियर हुआ। अब देखिए हमारे पास जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो मैंने आपको वनों में पढ़ाया है वो 1994 से शुरू हुआ। इसका मतलब सर आपने तो और कर दिया, मैंने क्या करा भाई, सर आपने ये कर दिया कि आपने कहा कहानी 1978 से शुरू करनी है, तो हमने कर दी गुरुदेव। 1978 में आप लोग फिर आपको 5 जोड़ना है तो बनता है 1983, फिर 1983 में 5 जोड़ना है बनता है 1988। अब 5 नहीं जोड़ना बेटा, आपको 5 नहीं जोड़ना, अब 6 जोड़ना है बनता है 1994। 1978 में पहली बार खेजड़ी दिवस, 1983 में 31 अक्टूबर को खेजड़ी को राज्य 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 वृक्ष का दर्जा, 1988 में 5 जून को डाक टिकट जारी हुआ, और ध्यान रखें 1994 को, या ध्यान रखें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार शुरू किया गया। अब हमारे पास में वास्तविकता में ये उष्ण कटिबंधीय कटेली वृक्ष प्रजाति का है कि हमारे पास जो आप लोगों के जलवायु क्षेत्र है, कौन से वाला, हम लोग 20 से 40 वाला पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं अर्ध शुष्क, कौन सा बेटा, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश पढ़ते हैं। उस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में हमें खेजड़ी के वृक्ष दिखाई देते हैं। अगर आप लोगों से पूछेगा सर्वाधिक वृक्ष, देखो यहाँ पे आपके सर्वाधिक वृक्ष कहाँ मिलेंगे, शेखावाटी के इलाके में है, लेकिन वैसे आप लोग ध्यान रखेंगे तो जोधपुर और नागौर दोनों में है, जोधपुर में भी ज्यादा है और नागौर में भी ज्यादा है। वृक्ष बलिदान हमारा हो गया, विश्नोई समाज के द्वारा जो किया गया बलिदान है वो बलिदान हमारा क्या कहलाता है, खड़ाना कहलाता है। देखिए हमारे पास में यहां आप लोगों को ये फली दिखाई दे रही होंगी, ये फली को खेजड़ी के वृक्ष की फली है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सांगरी कहते हैं बेटा, और यही फली सूख गई तो हम इन्हें कहेंगे खोका, और ये आपको पत्तियां दिख रही हैं ये कहते हैं लूम, हरी पत्तियों को लूम कहते हैं। आज भी आप लोग जैसे बहुत से लोग हैं वो वृक्ष बकरी पालन करते हैं, तो बकरी पालन के समय बहुत से वो पशु ले जाते हैं, वो बबूल वगैरह के कारण लूम कहते हैं, क्या कहते हैं, लूम कहते हैं। और हमारा विश्नोई समाज भाई है वो तो शायद मेरे हिसाब जितना मानना है कि भेड़ बकरियों का पालन इसलिए नहीं करते कि वो अंकुरित हुए पौधे को खा जाते हैं। तो 1983 में 1978 में पहली बार खेजड़ी दिवस मनाया गया। 1983 में 31 अक्टूबर 1983 को यहाँ पे राज्य वृक्ष का दर्जा मिला। 5 जोड़ देंगे तो 5 जून 1988 को ध्यान रखें यहाँ पे 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। फिर 6 जोड़ेंगे 1994 में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, और फिर वो हमारा ये ध्यान रखें 28 अगस्त 1730 को महाराजा अभय सिंह के समय खेजड़ी का बलिदान हुआ था, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है बेटा, तो ये हमारा राज्य वृक्ष था। यहाँ पे सांगरी है, ये फल को कहेंगे, सूखने के बाद खोखा कहलाएगा, वैसे इसे लूम कहते हैं। ये मैंने आपको वन संपदा में बहुत विस्तार से करवाया। देखो राज्य वृक्ष रोहिड़ा, एक बात क्लियर कर दीजिए कि हमारा राज्य वृक्ष रोहिड़ा नहीं है, हमारा राज्य पुष्प रोहिड़ा है। यानी रोहिड़ा का जो पुष्प है, रोहिड़ा का जो पुष्प है वो हमारा रोहिड़ा का वृक्ष नहीं है, रोहिड़ा का पुष्प है वो हमारा क्या है, ध्यान रखें आप लोग, वो राज्य पुष्प है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो चल सकते हैं, ध्यान रखना आप लोग, जो चल सकते हैं, जो चल सकते हैं, और एक वो है जो चल नहीं सकते, एक वो है जो चल नहीं सकते, एक वो है जो चल सकते हैं, एक वो है जो चल नहीं सकते हैं। बात समझ गए? एक कौन है बेटा जो चल सकते हैं, एक तो वो है जो चल सकते हैं, एक वो है जो चल नहीं सकते। अब चल सकने वाले कौन है, जैसे हम लोग बात करेंगे राजस्थान का राज्य पक्षी, तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावण, चल सकता है ना। राजस्थान का राज्य पशु, राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु, तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे चिंकारा, चल सकता है गुरुदेव, है ना। लेकिन चल नहीं सकता, हम लोग कहेंगे देखो राज्य वृक्ष है हमारा, वो नहीं चल सकता, राज्य वृक्ष है वो नहीं चल सकता, राज्य पुष्प है वो नहीं चल सकता। तो मैंने पहले ही कहा है कि जो चल नहीं सकता, कंफ्यूज मत होना, वो बाद में चलने वाला पहले रहेगा। तो ये इनको दर्जा मिला 1981 में,
और इनका दर्जा मिला 1983 में, इनको 1981 में, और इनको दर्जा मिला 1983 को। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो रोहिड़ा हमारा क्या है, राजस्थान का राज्य पुष्प है। 1983 में दिया गया। टिकुमेला अंडुलेटा इनका वानस्पतिक नाम है। वहां पे जो वानस्पतिक नाम था वो था प्रोसेपिस चिन्नेरिया। चिन्नेरिया, चिन्नेरिया, समझ गए आप लोग। तो क्या कहा मैंने, प्रोसेसिपिस चिन्नेरिया यहां का वानस्पतिक नाम खिजड़ी का था। यहां पे रोहिड़ा का वानस्पतिक जो नाम है वो है टिकोमेला अंडुलेटा। तो रोहिड़ा नाम टिकोमेला अंडुलेटा 1983। खेजड़ी हमारे पास प्रोसेसिपिस सिनेनेरिया 31 अक्टूबर 1983 को। ये ध्यान रखें आप लोग। ये आप लोगों को यहां मैं फिर कह रहा हूं, रोहिड़ा का जो पेड़ है वो हमारा राज्य पुष्प नहीं है। रोहिड़ा के जो वृक्ष है उसके जो पुष्प है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखें, वो हमारा राज्य क्या है, ध्यान रखें, पुष्प है। हमने उसे खेजड़ी के वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहा था, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा था। किसे, रोहिड़े के वृक्ष को। लेकिन अगर आप लोगों से इसके राजस्थान का सागवान कहे, आप लोगों से आपसे मरुशोभा कहे, मारवाड़ टीका, राजस्थान का गौरव अलग है, मरुशिम शोभा अलग है। अगर यहां पे मरुशोभा की बात नहीं करता और आप लोगों से राजस्थान गौरव की बात करता, तो राजस्थान का गौरव शमी वृक्ष, जांटी वृक्ष, सीमलो, छोकड़ो, सब किसके नाम है, आप लोग खिजड़ी के वृक्ष के। यहां पूछा है राजस्थान का सागवान, मरुशोभा, और ये ध्यान रखें मारवाड़ टीक। देखिए इसके रंग आप देख पा रहे हो कि कई रंग दिख रहे हैं आप लोगों को। पीला पीला सा लग रहा है, लाल लाल सा लग रहा है, नारंगी लग रहा है, केसरी लग रहा है। इस प्रकार के रंग को क्या कहते हैं, हिरमिज कहते हैं। और अच्छा सवाल बनता है कि रोहिड़ा के वृक्ष में फूल कब लगते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर फूल तो बसंत में आते हैं, और बसंत तो हमारे फरवरी मार्च में होता है। लेकिन ध्यान रखें यहां आप लोगों को मार्च अप्रैल करना है। मैंने बसंत की इसलिए याद दिलाई है आप लोगों को, क्योंकि बसंत का याद रहेगा तो आपको पता है बसंत ऋतु तो गुरुजी फरवरी मार्च में आती है, तो इसका मतलब ये आसपास है। तो पुष्प कब आते हैं, तो आप लोग कहेंगे मार्च अप्रैल में। ध्यान रखें आप लोग। और चाहे रोहिड़ा हो, सुन लीजिए आप, चाहे रोहिड़ा हो, चाहे आप लोगों के आप लोग खेजड़ी हो, सबसे ज्यादा हमें ये दोनों ही वृक्ष देखने को मिलते हैं। वो कहां मिलते हैं, हमें मारवाड़ में देखने को मिलता है। खेजड़ी का वृक्ष यहाँ शेखावाटी का मैदान में देखने को मिलता है। नमस्ते बेटा नमस्ते। शेखावाटी में हम लोगों को ये देखना मिलता है। तो शेखावाटी में हमें देखने को मिलता है खेजड़ी का वृक्ष। इसी प्रकार से जिला पूछेगा तो आप लोग नागौर जोधपुर देंगे, तो रोहिड़ा का वृक्ष भी हमें वहीं दिखाई देता है। इस बात ध्यान रखना। और कभी पूछे कि एक रेगिस्तानी चूहा है, जो रेगिस्तानी चूहा इसको क्या हो रहा है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। ध्यान रखें आप लोग, ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए। आगे बात करें राज्य पक्षी गोडावण। मैंने आपसे क्या कहा था, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो चल सकता है, फिर नोट कर लेना, चल सकता है वो 1981 पहले है, जो चल नहीं सकता वो 1983 बाद में है। चल नहीं सकता वो 1983 बाद में है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। मशीन मत चलाना, बंद करो बंद करो बंद करो। हाँ, लाइट आए तो चलाना, क्लास ले रहा हूं मैं। तो हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों के, चल नहीं सकते। चल नहीं सकते इसका मतलब वो बाद में है, चल सकते हैं उसका मतलब वो पहले है। फिर रिपीट कर रहा हूं, गलती मत कर देना। जोड़ा है कि गोडावण चल नहीं सकता 1981 में, राज्य पशु चल नहीं सकता चिंकारा 1981 में, सॉरी चल सकता है 1981 में। हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी नहीं चल सकता 1983 में, राज्य पुष्प रोहिड़ा नहीं चल सकता 1983 में। आ जाइए, एक का नाम था हमारे पास में खेजड़ी। खेजड़ी का जो हमारे पास वानस्पतिक नाम था, रटना पड़ेगा आप लोगों को, वो था प्रोसेसिपिस सिनेरिया। प्रेसोपिस सिनेरिया, सिनेरिया, ये हमारा खेजड़ी के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम था। फिर हमारे पास आया रोहिड़ा, मैंने आपको कराया था टिकुमेला अंडुलेटा। टिकुमेला अंडुलेटा ये इनका वैज्ञानिक नाम हो गया। इसी प्रकार से हमारे पास गोडावण पक्षी है। गोडावण पक्षी का जो नाम होगा
ध्यान रखें वो वैज्ञानिक होगा। वो दोनों का नाम वानस्पतिक है, ध्यान रखना आप लोग, और ये इनका नाम वैज्ञानिक होगा, और इनका वानस्पति नहीं है, ध्यान रखना, और इनका वैज्ञानिक नाम है क्रोएटिस नाइग्रोसेस। नाइग्रोसेस ये इनका क्या हो गया, वैज्ञानिक नाम हो गया। अंग्रेजी में इन्हें ग्रेट इंडियन वस्टर्ड कहते हैं, और सोन चिड़िया, शर्मिला, तुगदूर, बड़ा तिलोरा, माल मोरडी और गुदनमेर इनके नाम है। ये गोडाउन पक्षी आपको दिखाई दे रहा है, ये गोडाउन पक्षी मालूम होना चाहिए कि यहां पे हमारे एक घास है, सेवण घास। कौन सी घास है, सेवण घास। ये सेवण घास पर अंडा देता है, जमीन पर अंडा नहीं देता है। ये सेवण घास जो कि आप लोगों के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में आप लोगों को बहुत देखने को मिलती है, एक लाठीश्री क्षेत्र जिसे हम लोग भूगर्भिक पट्टी कहते हैं। कौन सी बेटा, एक लाठीश्री क्षेत्र है, और वो लाठीश्री क्षेत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक भूगर्भिक पट्टी कहते हैं। लाठीश्री क्षेत्र क्या कहते हैं, एक भूगर्भिक पट्टी कहते हैं। लाठीश्री क्षेत्र क्या कहते हैं, एक भूगर्भिक पट्टी कहते हैं। लाठीश्री क्षेत्र को हम भूगर्भिक पट्टी कहते हैं। तो ध्यान रखें यहाँ पे सेवण घास है, वो सेवण घास में अंडा देता है, इसलिए सेवण घास को गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली कहते हैं। सेवण घास को किसकी, गोडाउन पक्षी, सेवण घास को गोडाउन पक्षी की क्या कहते हैं बेटा, प्रजनन स्थली कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी आपसे पूछे गोडाउन पक्षी के लिए प्रजनन के लिए कौन से जंतुवाल्य है, अब जैसलमेर जंतुवाल्य है नहीं, जंतुवाल तो उस इलाके में हमारे जोधपुर में है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गोडाउन पक्षी है, उसके जो वो है, तो आप लोग कहेंगे वो प्रजनन जो इस आप लोगों का जंतुवाल्य है वो कौन सा है, तो ध्यान रखें आप लोग प्रजनन स्थल वो आप लोगों के कौन सा आएगा, ध्यान रखें आप लोग जोधपुर जंतुवाल्य। इसके बाद बात करेंगे इनका प्रजनन काल क्या होता है, ऐसा पूछ सकता है आप लोगों से, तो हम लोग कह देंगे अक्टूबर नवंबर का महीना। कौन सा महीना, अक्टूबर नवंबर का महीना। ऐसा जोड़ा हमारा 2 बार आया है। हमने राज्य पुष्प रोहिड़ा पढ़ा, तब हमने पढ़ा कि सर उसमें जो पुष्प आते हैं वो मार्च अप्रैल के महीने में आते हैं। फिर हमने कहा कि गोडाउन पक्षी है, गोडाउन पक्षी का जो प्रजनन काल होता है वो प्रजनन काल कब होता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है। समझ गए आप लोग, गोडाउन पक्षी का प्रजनन काल, तो गोडाउन पक्षी का जो प्रजनन काल है बेटा कब होता है, वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है। गोडाउन पक्षी का प्रजनन काल है वो कब होता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो समझ गए आप लोग। तो गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली हम सेवण घास को कहते हैं, लेकिन जंतुवाल्य पूछे कि कौन सा जंतुवाल्य जो प्रजनन केंद्र रहा है, तो आप लोग कह देंगे जोधपुर। और आपसे कहेंगे प्रजनन काल है वो कौन सा है, अक्टूबर नवंबर। और यही आपसे पूछेगा रोहिड़ा के पेड़ में पुष्प कब आते हैं, तो पुष्प तो बसंत में आते हैं, और बसंत कब होती है हमारे पास, मार्च अप्रैल में होती है। बसंत कब होती है, मार्च अप्रैल में, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। हमारा क्षेत्र कौन कौन से है इसका, देखिए मिलेगा हम लोगों को विशेषकर, लेकिन एक जगह हमारे पास में सोरसेन बारा में भी है। तो मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है, और जैसलमेर में है। इसके बाद सह सोरकिया में है, और सह सोकलिया में है। सह जैसलमेर आप लोगों के सह, तो आप सोरसेन बारा में, और सोकलिया अजमेर में, ध्यान रखें। तो ये 3 प्रमुख स्थल आपसे पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा स्थल पे गोडाउन पक्षी के लिए नहीं जाना जाता है, इस बात ध्यान रखना। और करंट के 2 क्वेश्चन और है, वो आपको मैंने पढ़ाए भी है करंट में, कि एक ध्यान रखना लंबी गर्दन वाले, कभी पूछे आपसे लंबी गर्दन वाले, ये करंट के लंबी गर्दन वाले, लंबी गर्दन वाले, लंबी गर्दन वाले गिद्ध, गिद्धों की कॉलोनी कहाँ है, गिद्धों की कॉलोनी, तो आप लोग कह देंगे सर ये कहाँ है, तो आप लोग कह देंगे मुकुंदरा हिल्स में है। इसी प्रकार से पूछेगा राजस्थान में दलदली हिरण, कौन सा हिरण बेटा, राजस्थान में दलदली हिरण, राजस्थान में दलदली हिरण, राजस्थान में दलदली हिरण। तो राजस्थान में दलदली हिरण हमें कहां देखने को मिलेगा, तो दलदली हिरण की बात करेंगे तो ये आमखोल पड़ता है। कौन सा पड़ता है, आमखोल महादेव है। कौन है बेटा, आमखोल महादेव है। और आमखोल महादेव कहाँ है, तो ध्यान रखना आमखोल महादेव कहाँ है बेटा, तो आमखोल महादेव है वो भी जमुआ रामगढ़ में है। और जम्मू रामगढ़ आपके बांध है वो कृत्रिम वर्षा के लिए हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और तीसरा आपका एक गांव है आप लोगों के अजमेर में, वहां पे आप लोगों को मालूम है जहलाना क्षेत्र तर्ज पे वहां पे लेपर्ड सवारी शुरू की गई है। गोडाउन मैंने पहले ही कहा कि जो चल नहीं सकता 1983, चल सकता है उसे राज्य वृक्ष का दर्जा 1981 में। बात क्लियर हुई। हमारे पास स्थल हो गए, तो ये हमारे राज्य का कौन सा हो गया, राज्य वृक्ष हो गया बेटा। इसके अलावा हमारा एक सर्वे हुआ 2024 में, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहां से 2 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं हमारे, कि राजस्थान में एक पड़ता है सुदासरी जैसलमेर और एक पड़ता है रामदेवरा जैसलमेर। यहाँ पे कृत्रिम प्रजनन केंद्र
अब मैंने पहले कहा कि ये पक्षी है, ये शर्मिला है और अपना अंडा देता है वो गोडावण आप लोगों के पक्षी है, वो सेवण घास में देता है। तो सेवण घास को गोडावण पक्षी के प्रजनन स्थली कहते हैं। और गोडावण पक्षी है जो बहुत हमारे साथियों लुप्त होने की कगार पर है, अभी बताऊंगा आपको सर्वे का। तो हमने इसके लिए एक तो ये गोडावण पक्षी की शरण स्थली आपके प्रजनन स्थली का है सेवण घास को। एक हमने 3 केंद्र बताए आप लोगों को, सोरसैन, सोकलिया, सोकलिया अजमेर में, सोरसैन आप लोगों के 12 में, और तीसरा आपका कौन सा जैसलमेर बाड़मेर वाला इलाका। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा प्रजनन के लिए कौन सा जंतुवाल्य, तो आप लोग कह देंगे जोधपुर जंतुवाल्य। अब आपसे ना प्रजनन स्थली पूछ रहा है ना आपको प्रजनन आप लोगों के जंतुवाल्य, वो केवल प्रजनन केंद्र बात कर रहा है। तो राज्य में प्रजनन केंद्र आपके 2 बने, एक तो सुदासरी जैसलमेर में है और एक रामदेवरा जैसलमेर में है। और जो 12 है जहां सोरसैन में मिलता है, इसका मतलब 12 भी यहां से रिलेटेड है। तो कैप्टन ब्रीडिंग सेंटर कहां है? 12 में। 3 पॉइंट अच्छे बनेंगे, मेरे हिसाब से याद हो गया होगा कि आपके गोडाउन पक्षी की जो प्रजनन स्थली है वो हमने किसे कहा? वो सारा प्रजनन स्थली हमने सेवण घास को कहा गुरुदेव। किसे कहा? सेवण घास को कहा कि सेवण घास है वो गोडाउन पक्षी की क्या है? प्रजनन स्थली है। सेवण घास है बेटा, वो क्या है? गोडाउन पक्षी की क्या है? प्रजनन स्थली है। सेवण घास है वो क्या है? गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली है। सेवण घास है वो गोडाउन पक्षी की क्या है? प्रजनन स्थली है। फिर हमसे पूछे कौन सा जंतुवाल्य, तो हम लोग कहेंगे जंतुवाल्य गुरुदेव जोधपुर जंतुवाल्य। कौन जंतुवाल्य? जोधपुर जंतुवाल्य। कौन जंतुवाल्य? जोधपुर जंतुवाल्य। तो जोधपुर जंतुवाल्य है वो यहाँ का प्रजनन केंद्र माना जाता है ना। आपसे कह रहा है कि ठीक है जंतुवाल्य वैसे प्रजनन केंद्र की बात करेगा तो सुदासरी और रामदेवरा। ठीक है। 2024 में जो हमारे पास वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साथ करार हुआ और इस विधि से अक्टूबर 2024 में चूजा का जन्म हुआ, कृत्रिम विधि से, अंडे सेने की कृत्रिम विधि से के लिए ध्यान रखें, इससे हुआ। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय मरुद्यान में चलाया गया। गोडाउन को अंतरराष्ट्रीय सूची प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में शामिल किया गया और इसका प्रिय भोजन है वो तारामीरा और सोयाबीन है। तारामीरा और सोयाबीन यानी प्रजनन स्थली तो हमारे पास सेवण घास है। प्रजनन स्थली तो हमारे पास क्या है बेटा? सेवण घास है। कि प्रजनन स्थली है वो तो सेवण घास है, लेकिन प्रिय भोजन है वो कौन सा है? तारामीरा और सोयाबीन है। प्रिय भोजन कौन सा बेटा? तारामीरा और सोयाबीन है। क्लियर? तो यह हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी था। अब राज्य पशु देखो, राज्य पशु पहले एक था लेकिन अब राज्य पशु हमारे 2 हो गए। 2014 में हम लोगों ने ऊंट को भी राज्य पशु घोषित कर दिया, तो हमने कह दिया साहब 2 हो गए, कैसे पहचानेंगे? वो कह रहे भाई एक तो वन्य जीवों की श्रेणी में है और एक आप लोगों के घरेलू पशु यानी पालतू पशुओं की श्रेणी में है। अगर आपसे वन्य जीवों की श्रेणी में बात करेगा तो चिंकारा है। यदि आप लोगों से ध्यान रखें घरेलू पालतू की बात करेगा तो आप लोगों के ऊंट है। ठीक है। वही बात चल सकता है वो 1981 में, जो चल नहीं सकता 1983 में चल सकता है। इसे गजेल गजेल या छोटा हिरण के नाम से भी हम चिंकारा को जानते हैं। ठीक है। प्रसिद्ध जगह इसकी 2 है। अगर आपसे चिंकारा की पूछेगा तो इनकी प्रसिद्ध जगह 2 है। एक तो राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में है और एक नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। और चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? आप लोग कहेंगे कहां से? श्रीगंगानगर का। फिर से रिपीट करता हूं आप लोगों को। देखिए हम लोगों ने अभी आपसे गोडाउन की बात की थी। गोडाउन के लिए बेटा 3 केंद्र आपको बताए थे मैंने। नंबर 1 जैसलमेर बाड़मेर रानी राष्ट्रीय मरुद्यान, दूसरा मैंने सोकलिया अजमेर बताया था और तीसरा मैंने आपको सोरसैन 12 बताया था। फिर आपसे कहा था कि गोडाउन पक्षी है वो अपना अंडा सेवण घास में देता है, इसलिए सेवण घास को गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली कहते हैं। लेकिन मैंने भोजन बताया वो तारामीरा और सोयाबीन बताया था। क्या बताया था बेटा? तारामीरा और मैंने क्या बताया? सोयाबीन बताया। इनका जो भोजन बताया वो कौन सा बताया? मैंने तारामीर और तारामीरा और क्या बताया मैंने? सोयाबीन बताया था। तारामीरा और सोयाबीन बताया था। समझ गए आप लोग? इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों के वहां प्रजनन केंद्र एक तो सुदासरी जैसलमेर में था गोडावण का और एक रामदेवरा जैसलमेर में था। रामदेवरा जैसलमेर में और ध्यान रखें सुदासरी में। तीसरा हम लोग बात करते हैं 12 में क्रिप्टिंग ब्रीडिंग सेंटर था। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा राजस्थान का राज्य पशु गोडावण के लिए तो आपका दोनों आपके एक तो राष्ट्रीय मरुद्यान और एक आपके नाहरगढ़ जयपुर वाला। और ये शुभंकर किसका है? तो आप लोग कहेंगे श्रीगंगानगर जिले का है। ऊंट की वैसे हम लोग पशु संपदा में बात करते हैं लेकिन हल्की से हम चर्चा कर ही लेते हैं, वैसे हम इसको अलग से पढ़ते हैं पशु संपदा में। राज्य पशु यानी पशुधन की श्रेणी में 2 राज्य पशु हो गए हमारे। एक पशु हो गया राज्य पशु वो हम हो गया हमारा कौन से? वन्य जीवों की श्रेणी में। किसमें हो गए बेटा? वो वन्य जीवों की श्रेणी में हो गए। और अगर इसकी बात करेंगे तो आपके पशुधन श्रेणी में हो गए।
राजस्थान सरकार द्वारा एक ऊंट का वध रोको अधिनियम बनाया था 2024 में, तो ध्यान रखिए माफी चाहूंगा 2014 में, तो वहीं से इन्हें राज्य पशु का दर्जा मिला है। ध्यान रखें आप लोग, ये पशुओं की श्रेणी में है, राजस्थान के वन्य जीव नहीं, पशुओं की श्रेणी में, पशुओं की श्रेणी में यहाँ पे 2014 में इन्हें राज्य पशु का दर्जा दिया गया और राज्य सरकार द्वारा 2014 में ही एक अधिनियम लाए गए थे, वो वध रोको, ऊंट वध रोको अधिनियम था। नाम आप जानते हो, केमिल्स डोमेडेरियम केमिलिन नाम है। यहाँ पे कर्नल जेमस्टोन को घोड़े वाला बाबा कहते हैं। इन्होंने अपने इतिहास के स्रोत जुटाए थे, उनमें घोड़े का बड़ा सहारा लिया था, हो सकता है ऊंट का भी सहारा लिया हो। तो ऊंट है आप लोगों के, अगर मरुस्थल में दौड़ना है, तैरना है, चलना है, तो आप लोगों को ऊंट है, क्योंकि गद्दीदार पैर होते हैं, वो जमीन में नहीं धस पाते हैं। तो ध्यान रखें आप लोग, इसे रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज कहा है। मारवाड़ में सबसे पहले, जोधपुर में सबसे पहले अगर कोई ऊंट लेके आए थे तो वो पाबूजी राठौड़ लेके आए थे। सबसे पहले मारवाड़ में यदि कोई ऊंट लेके आए थे तो वो कौन लेके आए बेटा? पाबूजी राठौड़ लेके आए थे। तो ध्यान रखिए, ऊंटों का जो देवता कहलाता है वो कौन कहलाता है? पाबूजी राठौड़। समझ गए? यानी मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर आए तो वो कौन लेके आए? पाबूजी राठौड़। और ऊंट पालक जाति है, उसका नाम है रायका रेबारी। ये ऊंट पालन करती है, तो वो रायका रेबारी तो यही कहते हैं भाई ऐसा है, हमारा गुरु तो पाबूजी राठौड़ है। अंता देवी ऊंटों की देवी हो गई। मेलखुरी, ये ऊंट के ऊपर में रखे जाने वाली गद्दी जो आपके वहां बैठता है। और खरवा नस्ल, समुद्र जल में तैरने की उत्तम क्षमता। देखो हमारे पास एक नाचना है, नाचना जैसलमेर का गांव भी है और नाचना जैसलमेर की नस्ल भी है ऊंट की, जो सबसे सुंदर नस्ल है, पर्यटकों को आकर्षित करती है, सैनिक सेना में काम लेते हैं। तो ये सुंदर नस्ल है। इसी प्रकार से कभी पूछे समुद्री जल में तैरने वाली, ना पूछे तो पड़ा रहेगा, ध्यान रखें वो नस्ल कौन सी है? हमारी खरवा नस्ल है बेटा। कौन नस्ल है? खरवा नस्ल है। इसके बाद अगर ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल की बात करेगा तो हम लोग कह देंगे सर वो कौन सी है? नाचना है। देखो ऊंटों में जैसे आप लोगों की एक बीमारी, जब पाबूजी राठौड़ को पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग एक बीमारी पढ़ते हैं, प्लेग। प्लेग कोई एक स्पेशल बीमारी नहीं है, यानी एक बीमारी आ जाती है, अरे सर फसुम प्लेग आ गए, सभी बीमार हो रहे, पता नहीं क्या आ गए, रेशवाड़ी आ गई, ऐसे बोलते हैं हम लोग आदमियों में कि रेशवाड़ी आ गई। तो वो जो ऊंटों में बीमारी आती है उसे हमने क्या कहा है? प्लेग कहा है। और प्लेग रक्षक जो देवता कहा है वो किसे कहा है? पाबूजी राठौड़ को। प्लेग रक्षक जो देवता कहा है वो किसे कहा है? पाबूजी राठौड़ को। तो पाबूजी राठौड़ किसे बेटा? पाबूजी राठौड़ किसे? पाबूजी राठौड़ को हम प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात बेटा कि ऊंटों में अगर बीमारी पूछे आप लोगों से कौन सी बीमारी पाई जाती है, तो आप लोग कहेंगे तीवर्सा या सर्रा। कौन सी बीमारी मिलती है? तीवर्सा या सर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लेग रक्षक देवता हम पाबूजी राठौड़ कहते हैं। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर आए वो भी पाबूजी राठौड़ लेके आए। और ध्यान रखें तीवर्सा जो सर्रा है वो भी ऊंटों में पाए जाने वाला एक रोग है। ठीक है। भारत में ये मान लीजिए आप लोग कि राजस्थान ऊंटों के मामलों में एकाधिकार रखता है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 की बात करें तो हमारे पास में 84.34% ऊंट है वो राजस्थान में मिलते हैं। कितना? 84.34%, 84.34% हिस्सा राजस्थान में पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि ऊंट संपदा की दृष्टि से राजस्थान भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो आप लोग कहते हैं प्रथम स्थान रखता है। और भारत के कुल ऊंटों का 84.34% हिस्सा राजस्थान में मिलता है। राजस्थान के नृत्य दो है, एक तो बेटा आप लोगों से शास्त्रीय नृत्य की बात करेगा और एक आप लोगों से राजस्थान का राज्य नृत्य की बात करेगा। अगर यहां आप लोगों से शास्त्रीय नृत्य दे दिया, उसने ये लिख दिया कि बताइए राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, क्या कहेगा? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। तो राजस्थान का यदि आप लोगों से शास्त्रीय नृत्य की बात करें, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य की बात करें, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वो कौन सा है? कथक है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य बेटा वो कौन सा है? कथक है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है वो ध्यान रखें वो कौन सा है? कथक है। लेकिन आपसे सीधा पूछेगा राज्य नृत्य कौन सा है, तो आप लोग कह देंगे घूमर है। और यहां पे आप लोगों का शब्द चेंज हो गया और उसने कह दिया राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप लोग कह देंगे कथक है। क्लियर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल महाराज, पढ़ेंगे बेटा उसमें, लोक नृत्य कल्चर में पढ़ेंगे उससे हम लोग। यहाँ ज्यादा बातें नहीं घुसानी अपन लोगों को। वैसे तो मैंने खेजड़ी का वृक्ष आपको करवा देता हूँ, राजस्थान की मैंने वन संपदा कराई उसमें करवाता हूँ, ऊंट है मैं आप लोगों को राजस्थान के पशु कर उसमें करवाता हूँ, लेकिन यहाँ प्रतीक चिन्ह के तौर पे ले रहे हैं हम सब बातों को। गुड, बहुत बढ़िया।
लोक नृत्य की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, रजवाड़ी, सामंतशाही, सब इसके नाम हो जाएंगे। ये आयोजन कब होता है? कई बार पूछता है कि गणगौर का आयोजन कब होता है, तो ध्यान रखना आप लोगों के तीज गणगौर के त्योहार पर होता है। और आजकल तो जो मांगलिक कार्य होते हैं उनमें भी घूमर का आयोजन होता है। घूमर के तीन, अगर हमारे पास घूमर है राजपूत स्त्रियों द्वारा किया गया, किसके द्वारा? राजपूत स्त्रियों द्वारा किया गया, तो वो घूमर कहलाएगा। और उसी घूमर को किसके द्वारा कर दिया? बालिकाओं के द्वारा। उसी घूमर को बालिकाओं के द्वारा कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? झूमरिया कहलाएगा। और इसी घूमर को किसके द्वारा? गरासिया जनजाति द्वारा। किसके द्वारा बेटा? गरासिया जनजाति द्वारा। इसी घूमर को गरासिया जनजाति द्वारा किया गया। इसी घूमर को किसके द्वारा? गरासिया जनजाति के द्वारा किया गया, तो ये ही घूमर क्या कहलाएगा? लूर कहलाएगा। तो घूमर के कितने रूप हो गए? तीन रूप हो गए। घूमर कितने रूप हो गए बेटा? घूमर के तीन रूप हो गए। राजपूत स्त्रियों द्वारा, आगे बेटा आवाज आ गया ना, कि हमारे पास उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है, वो तो हम लोग क्या कहते हैं? उसे कथक कहते हैं। और दक्षिणी भारत का प्रमुख नृत्य, जैसे उत्तरी भारत में कथक है, वैसे ही दक्षिणी भारत का कौन सा है? भारतनाट्यम है। कौन सा बेटा? भारतनाट्यम है। राज्य गीत सब जानते हैं आप लोग कि राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम है, और सर्वप्रथम इसे मांगी बाई द्वारा गाया गया। लेकिन इसे प्रसिद्धि किसके द्वारा दिलाई गई? तो आप लोग कहेंगे अल्लाह जिलाई भाई ने। दो बात सुन लीजिए कि सर्वप्रथम किसने गाया? मांगी बाई ने। लेकिन इसे प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो आप लोग कहेंगे अल्लाह जिलाई बाई ने। नोट कर लें ढंग से, अल्लाह जिलाई बाई कहां की थी? बीकानेर की, है ना। सर्वप्रथम किसने गाया? मांगी बाई ने। इसलिए ध्यान रखें, इन्हें राजस्थान की मरु कोकला भी कहा जाता है। लेकिन इसे प्रसिद्ध दिलाया, वो किसने दिलाया? तो हम लोग कहें प्रसिद्ध दिलाने का काम किया, वो किसके द्वारा किया गया? अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा। तो राजस्थान का राज्य गीत जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केसरिया बालम कहते हैं। केसरिया बालम को सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया? तो हम लोग कह देंगे मांगी बाई के द्वारा गाया गया। जबकि इसे प्रसिद्ध दिलाने का काम किसने किया? बीकानेर के अल्लाह जिलाई बाई ने करवाया। बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई ने इसे प्रसिद्ध दिलाने काम कराया। और ध्यान रखें, ये मांड गाई का शैली में गाया जाता है। और राजस्थान की मरु कोकला है, वो किसे कहते हैं बेटा? हम लोग किसे कहते हैं? मांगी बाई कहते हैं। राज्य खेल है बास्केटबॉल, सब जानते हैं आप लोग। 1948 में हुआ और खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। और राज्य में जो आप लोग बास्केटबॉल है अकादमी जैसलमेर में, ये पूछ सकते हैं आप लोगों से कि राज्य का आपका खेल कौन सा है। और पहली महिला बास्केटबॉल अकादमी है वो सवाई मानसिंह जयपुर में है। राजस्थान का राज्य वाद्यंतर अलगोजा है, आपका सुशीर वाद्यंतर है। ध्यान रखें, बांस की नली द्वारा किया जाता है। राज्य कवि आप किसे कहते हैं? सूर्यमल मिश्रण साहब को कहते हैं। राजस्थान दिवस 30 मार्च को, और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। जबकि आप बोर्ड की पुस्तक देखेंगे, कहां की पुस्तक देखेंगे बेटा? बोर्ड की पुस्तक देखेंगे, तो उनमें राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च ही दिया हुआ है, ये ध्यान रखें आप लोग। और हमारे पास में वो 21 फरवरी है, वो राजस्थानी भाषा दिवस है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर आप लोगों का पेंडिंग चल रहा था कि राजस्थान के राज्य आप लोगों के जो हमारे प्रतीक चिन्ह है, बहुत छोटा चैप्टर था, वो हमने किया। थैंक यू। और बताइए आपकी तरफ से कोई बात हो तो बेटा। धन्यवाद आप सबका। पीपीटी अपलोड हो जाएगी साथ में।